ऑफ यू। आज हम इतिहास पढ़ेंगे और यह इतिहास की एक इंट्रोडक्शन क्लास है। आप सब लोग एक पेन ले लो और अपनी नोटबुक ले लें। आप पेन और नोटबुक के साथ तैयार हो जाओ इसे समझने के लिए। आइए इस क्लास में मैं आपको इतिहास को आसान शब्दों में सरल भाषा में समझा दूंगा, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको जो समस्याएं होती हैं स्टूडेंटों की कि इतिहास पढ़ते हैं भूल जाते हैं, डाटा याद नहीं रहता, आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता क्या पढ़ा, कहां से पढ़ा, कैसे पढ़ा, तो ये समस्याएं आपको की जो है समाप्त हो जाएंगी। और ये मेरा दावा है कि यदि आप कंटिन्यू हमारे साथ इतिहास को पढ़ते रहे तो आपके जीएस के एक भी प्रश्न इतिहास से आने वाले नहीं छूटेंगे। या यूपी ये जो है यूपीएसएससी कर रहे हैं या यूपी पेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट अगर सोशल साइंस, सबके लिए ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होगी। विशेषकर इस क्लास का जो सिलेबस है वो एसएससी जीडी को लेकर ड्रॉ किया गया है। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि इतिहास है क्या। आप जान ही रहे हैं कि किसी भी एग्जाम में जो है इतिहास का से प्रश्न काफी अधिक पूछे जाते हैं। उसी तरह से एसएससी जीडी में भी इस टॉपिक से काफी प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए पहले समझे कि इतिहास है क्या। तो इतिहास जो है यह जो है अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। अब क्या इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन, क्या इतिहास कहानी है? क्या कहानी की तरह इतिहास को पढ़ते हैं? नहीं, अतीत की वैसी घटनाएं जिसके विषय में कहने के लिए हमारे पास साक्ष्य अवेलेबल हो, कोई ना कोई प्रमाण हो उस घटना के विषय में कहने के लिए, ऐसी घटना को हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि इतिहास किस पर आधारित है? साक्ष्यों पर आधारित है। यानी कि यदि आपको इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास लिखना है तो आपको उसी समय की वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए। यदि उस काल के भवनों के विषय में आप लिखना चाहते हैं तो या तो आपको पुरातात्विक रूप से भवन प्राप्त होने चाहिए या साहित्यिक रूप से पुस्तकों में उसका वर्णन होना चाहिए। अब ये समझें, थोड़ा सा समझेंगे, धीरे धीरे आपकी समझ इस पर डेवलप होगी। इतिहास फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? पहले तो प्रश्न यही पूछता है कि इतिहास के पिता कौन है। फादर ऑफ हिस्ट्री जो हैं इनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने पहली बार एक पुस्तक ऐतिहासिक रूप में, इतिहास के रूप में लिखा। इस पुस्तक का नाम था क्या? हिस्टोरिका। अब इतिहास में कैसे कि इन पुस्तकों में यदि किसी भी घटना का उन्होंने वर्णन किया तो उसमें ये साक्ष्य बताया कि इस घटना के विषय में हमें कहां से जानकारी प्राप्त हुई, और उस जानकारी का स्रोत बताने के कारण ही यह पुस्तक जो है विश्व में प्रथम इतिहास की पुस्तक कहलाई हिस्टोरिका। क्लियर हुआ? इसके लेखक हेरोडोटस हैं और हेरोडोटस साहब कहां के थे? यूनान के थे, यूनान के रहने वाले थे। और इनका जो टाइम पीरियड है ये छठवीं शताब्दी बीसी के ये व्यक्ति हैं। और क्लियर हुआ कि 5वीं-6वीं शताब्दी में हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, जो इतिहास की प्रथम पुस्तक है और हेरोडोटस साहब को इतिहास का पिता कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखें कि इतिहास को पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से 3 हिस्सों में बांटते हैं। इसको समझे, ये बिल्कुल प्रारंभिक क्लास है, आराम से देखें, सब कुछ समझ में आने लगेगा आपको। ये 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहले हिस्से को कहते हैं प्राचीन इतिहास। दूसरे को कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। तीसरे के कहते हैं आधुनिक कालीन इतिहास। अब ये समझें कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक क्यों कहते हैं इस काल को। अब इस काल में मनुष्यों की जानकारी बदलने लगी, उनकी गतिविधियां बदलने लगी कुछ, इसीलिए इसको इस हिस्सों में 3 हिस्सों में बांट दिया। और अध्ययन की दृष्टि से भी
महत्वपूर्ण है, समझने में भी आसान होता है इतिहास को। इस दृष्टि को भी ध्यान में रखकर इतिहास को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। क्लियर है? अब इस पर ज्यादा डीप नहीं जाएंगे कि इसको काल डिवाइड में क्या है, बिल्कुल ये समझे कि इतिहास को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। बस मनुष्य की जानकारी के में बदलाव के आधार पर इस काल इतिहास को 3 हिस्सों में बांटकर हम पढ़ते हैं। पहला है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब देखिए कि भारतीय इतिहास को भी हम बांटते हैं 3 हिस्सों में, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। तो आज जिस सिलेबस की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी की बात कर रहे हैं, उसका सिलेबस केवल और केवल भारतीय इतिहास है। इसलिए हम केवल और केवल भारतीय इतिहास ही पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। क्लियर हुआ? अब देखें कि हमने कहा कि इतिहास जो है साक्ष्यों का अध्ययन है, यानी इतिहास साक्ष्यों पर आधारित है। साक्ष्य के अभाव में इतिहास की जो है कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इतिहास साक्ष्य के द्वारा लिखे जाते हैं। अब यह है कि साक्ष्य क्या है। अब देखें कि साक्ष्यों के आधार पर साक्ष्य 2 तरह के होते हैं। पुरातात्विक, क्या होते हैं? पुरातात्विक और साहित्यिक। अब देखें साक्ष्य कितने तरह के हो गए? 2 तरह के। क्लियर हुआ? अब इन पुरातात्विक साक्ष्य 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक को कहते हैं लिखित पुरातात्विक साक्ष्य। क्लियर हुआ? दूसरे को कहते हैं लिखित पुरातात्विक साक्ष्य। क्लियर हुआ? और साहित्यिक साक्ष्य को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक को कहते हैं धार्मिक साहित्य, दूसरे को कहते हैं गैर धार्मिक साहित्य, और तीसरे को कहते हैं विदेशी साहित्य। तो साक्ष्य कितने तरह के हो गए? तो साक्ष्य हम कह सकते हैं कि साक्ष्य जो है, साक्ष्य ये कितने तरह के? तो 2 तरह के हो गए। कौन कौन से साक्ष्य? पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। अब पुरातात्विक साक्ष्य को 2 हिस्सों में बांटते हैं, लिखित पुरातात्विक साक्ष्य और अलिखित पुरातात्विक साक्ष्य। और साहित्यिक साक्ष्य को धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी साहित्य। अब देखें कि ये क्या है। अब पुरातात्विक साक्ष्य किसे कहते हैं, पहले ये समझें। खुदाई से जो चीजें प्राप्त होती हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य हैं। जैसे कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमें साक्ष्य की जानकारी प्राप्त करने की जरूरत पड़ी, तो हमने उस क्षेत्र में खुदाई करनी शुरू की और खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त हुई, इसी वस्तुओं को पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। जैसे उनके उस समय के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए गए औजार, प्रयोग में लाए गए बर्तन, प्रयोग में लाए गए भवन, या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सभी चीजें जो भी हमें साक्ष्य के रूप में प्राप्त होती हैं, इस तरह की से प्राप्त वस्तुओं को हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। इस तरह से प्राप्त साक्ष्यों को हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। क्लियर हुआ? पुरातात्विक साक्ष्य भी 2 तरह के होते हैं, लिखित पुरातात्विक साक्ष्य और अलिखित यानी गैर लिखित पुरातात्विक साक्ष्य। लिखित पुरातात्विक साक्ष्य वो कहलाते हैं जिस पे कुछ न कुछ लिखा गया हो, रिटन हो, और अलिखित वैसे कहलाते हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ न हो। जैसे कि उस समय के मनुष्यों द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, जैसे कुर्सी, टेबल, वेट, बर्तने, अस्त्र, शस्त्र, ये सारी चीजें जो हैं ये अलिखित साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं। वैसे ही उस समय यदि कोई लेख लिख दिया गया हो, जैसे यदि विशाल पत्थर पर लिखा गया हो अभिलेख, तो इसे कहते हैं शिलालेख। ठीक है? यदि किसी छोटे से पत्थर पर, पट्टिकानुमा पत्थर पर लिख दिया गया हो, तो इसे कहते हैं पट्टिका लेख। यदि किसी कलश पर लिख दिया गया हो, इसे कहते हैं कलश लेख। यदि किसी ताम्र पात्र पर लिख दिया गया हो, तो ताम्रलेख कहते हैं। तो इसी तरह से, इस तरह से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं लिखे हुए, इसे पुरातात्विक लिखित साक्ष्य कहते हैं। क्लियर हो गया?
समझ में आ गया कि लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। जो भी खुदाई से चीजें हमें प्राप्त होती हैं, उस समय के मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आती हैं। पुरातात्विक साक्ष्य दो तरह के होते हैं, लिखित साक्ष्य, अलिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य वैसे साक्ष्य हैं जिस पर कुछ लिखा हो, खुदाई से प्राप्त वस्तुओं पर यदि कुछ लिखा हो, अगर कलश प्राप्त हुआ और कलश पर कुछ लिखा हो तो इसे क्या कहते हैं, कलश लेख कहते हैं। पुरातात्विक और कलश लेख यह कैसा साक्ष्य है, तो पुरातात्विक लिखित साक्ष्य है। यदि उस समय के लोगों द्वारा प्रयोग किए गए औजार मिलते हैं, अस्त्र शस्त्र मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, अगर उस पर कुछ लिखा नहीं गया हो तो अलिखित पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। भवनें मिलती हैं तो इसे अलिखित पुरातात्विक साक्ष्य कहेंगे। मूर्तियां मिलती हैं, इसे अलिखित पुरातात्विक साक्ष्य कहेंगे। सिक्के मिलते हैं, इसी तरह से बहुत सारे साक्ष्य जो हैं पुरातात्विक के अंतर्गत आती हैं। तो पुरातात्विक लिखित और अलिखित साक्ष्य को आप समझ गए। अब चलते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्य का अर्थ होता है कि जो भी पुस्तकें लिखी गई है इसे साहित्य कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब साहित्य दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य कहने का अर्थ होता है कि यानी जो किसी न किसी धर्म के लिए जो पुस्तकें लिखी गई है उस पुस्तकों को धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे जैन धर्म की पुस्तकें, हिंदू धर्म की बहुत सारी पुस्तकें, वेद, ब्राह्मण साहित्य, उपनिषदें, ये सभी पुस्तकें धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। गैर धार्मिक साहित्य जैसे कि वैसे पुस्तकें जिनका संबंध धर्म से नहीं हो वो गैर धार्मिक पुस्तकें हैं। जैसे भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक, भारत का अगर प्रश्न कभी कभी पूछता है कि भारत की प्रथम इतिहास की पुस्तक कौन सी है, तो राजतरंगिणी, कलहण ने इस पुस्तक को लिखा है, राजतरंगिणी पुस्तक को। यह पुस्तक इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास है, किसी धर्म का इतिहास नहीं है, तो ये गैर धार्मिक स्रोत कहलाया। जैसे बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा जिसमें हर्षवर्धन की जीवनी है, यह हर्षवर्धन की जीवनी को बतलाता है, तो यह गैर धार्मिक साहित्य है। क्यों गैर धार्मिक साहित्य है? क्योंकि जिसमें किसी धर्म का वर्णन नहीं है, इसमें की पुस्तकें हैं, इसे धार्मिक साहित्य कहते हैं। गैर धर्म यानी जिसमें धर्म का वर्णन नहीं है, राजनीति का वर्णन है, समाज का वर्णन है या किसी अन्य चीज का वर्णन है, धर्म की पुस्तकें नहीं है, तो गैर धार्मिक है। विदेशी साहित्य क्या है आप समझिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ह्वेनसांग जो है चाइनीज यात्री हैं और यह बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए भारत आए हुए थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे और ह्वेनसांग ने एक पुस्तक लिखी सीयू की, जो भारत के उस समय के इतिहास को जानने के लिए काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इस पुस्तक को ह्वेनसांग द्वारा लिखे गए इस यात्रा वृत्तांत को विदेशी साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे श्रीलंकाई साहित्य दिव्यावदान और दीपवंश, महावंश, इससे भी हमें जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ये भी जो साहित्य हैं ये विदेशी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। फाहियान द्वारा लिखा गया ये यात्रा वृत्तांत यह भी विदेशी साहित्य के अंतर्गत आता है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका यह भी विदेशी साहित्य के अंतर्गत आता है। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी, ये सभी यात्रा वृत्तांत विदेशी साहित्य के अंतर्गत आता है, जिनका प्रयोग हम यदि भारतीय इतिहास को बनाने में करते हैं तो इस साहित्य को किसके अंतर्गत रखते हैं, विदेशी साहित्य। तो ऐसे साक्ष्य को समझ लिया हमने। साक्ष्य दो तरह के, पुरातात्विक, साहित्यिक, लिखित, अलिखित, और उसके बाद से साहित्यिक में धार्मिक, गैर धार्मिक और इंट्रोडक्शन क्लास है, धीरे धीरे हम समझेंगे। और यह क्लास काफी महत्वपूर्ण है, ये आपके सोच को डेवलप कर देगी और इस अवस्था में आपको पहुंचा देगी कि आपको कोई भी चीज याद करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतिहास जो है, जो समस्या आपकी होती है इतिहास में कि हम भूल जाते हैं, वो समस्या खत्म होगी। आगे देखें कैसे हम समझेंगे, उस समझने का तरीका क्या होगा कि कभी हम इतिहास को रटे नहीं, समझकर याद रखें, एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न सॉल्व हों। आगे हमने साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा। प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल एज, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल एज, और ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल एज। और ये कैसे, इसके डिवाइडेशन का क्या आधार है, यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल आराम से समझने का प्रयास करें। प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास का वैसा दौर, इतिहास का वैसा काल जिस काल का मनुष्य लिखना नहीं जानता था, वैसे काल को हम
प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। समझ में आया? इतिहास का वैसा दौर जिस दौर का मानव लिखना नहीं जानता था, वैसे दौर को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक दौर कहते हैं, प्री हिस्टोरिकल फेज कहते हैं। क्लियर? यहां तक तो समझ में आ गई कि प्रागैतिहासिक दौर इतिहास का वैसा दौर जिस दौर का मनुष्य लिखना नहीं जानता है, उस दौर को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्टोरिकल एज। क्लियर? यानी कि इस काल के विषय में जानकारी के लिए हमारे पास किसी भी तरह के लिखित साक्ष्य नहीं है। जिस काल के विषय में जानकारी के लिए हमारे पास किसी भी तरह के लिखित साक्ष्य नहीं है, ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। समझ में आया? प्री हिस्टोरिकल एज वैसे एज को कहते हैं जिस एज का मानव राइटिंग करना नहीं जानता था, जिस काल के विषय में हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, इसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिकल एज। समझ में आ गया? यानी कि इस काल में किस तरह के साक्ष्य केवल प्राप्त है हमें? पुरातात्विक अलिखित साक्ष्य। क्लियर? पुरातात्विक अलिखित साक्ष्य। अब प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल में कौन सा काल आता है? पाषाण काल। पाषाण काल। पाषाण काल किस काल में आता है? तो प्रागैतिहासिक काल में। एक प्रश्न आपसे है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि वैदिक काल। वैदिक काल आप जानते ही हैं कि वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। अभी हम ये भी क्लियर करेंगे कि बीसी और एडी क्या है, इसके बाद हम यही समझेंगे कि बीसी और एडी क्या है। इतिहास के फंडामेंटल नॉलेज है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कमेंट बॉक्स में करेंगे कि वैदिक काल किस काल के अंतर्गत है? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल के? पाषाण काल को मैंने बता दिया आपको कि पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। दूसरा काल है अर्ध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। यहां से एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी ने भी कई सारे अपने एग्जामों में, जैसे कई सारे शिफ्टों में इससे सीधे प्रश्न पूछे हैं। बिल्कुल ध्यान दें। अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल कैसे काल को कहते हैं? इतिहास का वैसा काल, इतिहास का वैसा दौर जिस दौर का मनुष्य लिखना तो जानता था, लेकिन उस लिखे हुए साक्ष्य को, उस मनुष्य द्वारा लिखी गई बातों को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ऐसे दौर को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल का मनुष्य रिटन करना जानता है, लेकिन उस लिखे हुए साक्ष्य को, उस लिखी हुई भाषा को हम पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे काल को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। क्लियर हुआ? अब देखें, यह है ऐतिहासिक काल। देखें, आप नोटबुक और पेन लेकर साथ बैठे और जो भी चीजें हैं उसे नोट करते जाएं। यदि आप नोट करेंगे, आपका नोट्स होगा, तो एग्जाम के समय जब इसे आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको वो बेटर समझ में आएगा। यदि मैं इसका लिखा हुआ नोट्स भी आपको दे दूं या किसी किताब से आप पढ़ लें, अपना नोट्स ना हो, उसे याद करना मुश्किल होता है। लेकिन आप इसमें एक नोट बना लेंगे, अपना लिखा हुआ कुछ रख लेंगे, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसलिए आप नोटबुक उठाएं, पेन उठाएं और पढ़ते रहें, समझते रहें और कुछ जरूरत की चीजें लगे उसे नोट करते रहें। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? तो आप समझ गए कि आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वैसा काल जिस काल का मनुष्य लिखना तो जानता था, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए साक्ष्यों को हम पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं अभी तक। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिकल एज। प्रोटो हिस्टोरिकल एज। इस काल में कौन सी सभ्यता आती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता, इसी सभ्यता को, इसका टाइम पीरियड आप जान ही रहे हैं कब से कब तक है। 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी। कहीं कहीं पे इसका टाइम पीरियड 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी भी रहेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल की। किस काल की? प्रोटो हिस्टोरिकल। यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में आती है? प्रोटो हिस्टोरिकल एज। सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल धौलावीरा से एक लेख मिला है, पट्टिका लेख मिला है। ये 64 लेटर का यह लेख है। इस लेख को अभी तक हम पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं।
यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखते थे, लेखन कला की इन लोगों को जानकारी थी, लेकिन इनके द्वारा लिखे गए लेटरों को हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, लिखे गए अक्षरों को हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। ऐसे काल को हम आज ऐतिहासिक काल में रखते हैं। काल, इतिहास का वैसा काल जिस काल के विषय में जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों तरह के साक्ष्य हैं। यानी पुरातात्विक, लिखित अलिखित दोनों तरह के साक्ष्य, साहित्यिक देसी विदेशी और धार्मिक तीनों तरह के साहित्यिक साक्ष्य अवेलेबल है। यानी पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों तरह के साक्ष्य जिस दौर के विषय में जानने के लिए अवेलेबल हो, ऐसे दौर को ऐतिहासिक दौर कहते हैं। यानी कि इस दौर का मनुष्य लिखना भी जानता है, पढ़ना, इसके द्वारा लिखे गए लेखों को हम पढ़ भी पाए हैं। ये इस दौर का मनुष्य साहित्य भी लिखता है। अब देखें कि ऐतिहासिक काल की शुरुआत भारत में कब से, तो अगर देखें कि ऐतिहासिक काल की शुरुआत स्पष्ट रूप से हमें मौर्य काल से दिखती है। कब से? मौर्य काल से दिखती है। और मौर्य काल आप जान ही रहे हैं कि कब से है, 320 बीसी से लेकर कब से 185 बीसी तक के काल को इतिहास में मौर्य काल के नाम से जानते हैं। इस काल के विषय में हमारे पास जैसे अशोक द्वारा लिखे गए अभिलेख भी प्राप्त हैं। अशोक ने कई सारे बृहद शिलालेख लिखवाए, कई सारे स्तंभ लेख लिखवाए, कई सारे पट्टिका लेख लिखवाए। इस अभिलेख को हम आज का मनुष्य पढ़ने में भी सफल हुआ है। क्या उस अभिलेख में अशोक कहना चाहते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसलिए इस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के विषय में साहित्यिक स्रोत भी हमारे पास है, जैसे दिव्यावधान, मेगास्थनीज की इंडिका, अर्थशास्त्र, चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। तो ऐसे काल, जिस काल के विषय में हमारे पास लिखित और अलिखित दोनों तरह के साक्ष्य अवेलेबल हो, इसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। एक बार पुनः इसे समझने का प्रयास कर लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, ऐसा काल, इतिहास का ऐसा दौर जिस दौर का मनुष्य लिखना नहीं जानता है, उस दौर को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस दौर के विषय में हमारे पास, जिस दौर के विषय में जानकारी के लिए हमारे पास किसी भी तरह का लिखित साक्ष्य नहीं है, ऐसे दौर को प्राग ऐतिहासिक दौर, प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, इतिहास का ऐसा दौर जिस दौर का मनुष्य लिखना तो जानता था, लेकिन उसके द्वारा लिखे गए लेखों को अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं, ऐसे दौर को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल, इतिहास का वैसा काल, ऐसा दौर जिस दौर का मनुष्य लिखना भी जानता है, साहित्य भी लिखता है और उस लेख को हम पढ़ भी पाए हैं, ऐसे दौर को ऐतिहासिक दौर कहते हैं। यानी जिस दौर के विषय में जानकारी के लिए हमारे पास साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों तरह के साक्ष्य प्राप्त हैं, ऐसे दौर को ऐतिहासिक काल कहते हैं। यहां तक आप समझ गए। अब थोड़ा सा एक प्रश्न है एडी और बीसी से संबंधित, इसको थोड़ा सा समझें। इसके बाद से अगली क्लासों में हम क्या पढ़ेंगे, तो अगली क्लासों में हम पाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे। अब थोड़ा एडी और बीसी क्या है ये समझें। एडी और बीसी, अक्सर आप देखते हैं कि इतिहास में डेट को लिखते हुए एडी और बीसी लिखते हैं। अब देखें, यहां समझे, एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी ये लैटिन शब्द है। और बीसी का अर्थ होता है बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एनो डोमिनी। ठीक है। अब देखिए कि ईस्वी सन की शुरुआत कब से हुई। इसके पहले भी कई सारे जो है वर्ष गणनाएं चलती थी, लेकिन ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके कुछ दिनों बाद, 2-4 वर्षों के बाद, ये जो आज का जो कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर जिसे कहते हैं, इस कैलेंडर की शुरुआत हुई। और अंग्रेजों ने इस कैलेंडर की शुरुआत की, ईस्वी सन वाले कैलेंडर की, और ईसा मसीह के जन्म को उसने जीरो ईयर माना। और यहीं से 365 दिनों के बाद उसने कहा कि 1 वर्ष होगा। अगले 365 बार के बाद दूसरा वर्ष हुआ, इसे एडी में लिखा। यानी आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के, ईसा के जन्म के बाद, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो टाइम हुए उसे क्या लिखते हैं, एडी, आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इसे कह सकते हैं आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एडी है। और इसे
लैटिन भाषा में एनो डोमिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनो डोमिनी। एडी किसके लिए प्रयोग करते हैं? कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी समय आया, जो भी वर्ष आया, उसे एडी कहते हैं। ऐसे ही आज ईसा मसीह के जन्म हुए कितने दिन हो गए? 2021 एडी है यह, यानी कि आज से 2021 वर्ष पहले जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्लियर हुआ? अब देखें कि इसके पहले भी तो डेट थे बहुत सारे, इसको कैसे काउंट करें? तो यहां से अंग्रेजों ने कहा कि ईसा मसीह के जन्म के जो पहले डेट थे उसे क्या कहेंगे? यहां से इसे, ये जो है धीरे धीरे यहां से बढ़ते जाते हैं, यहां से करेंगे 1 साल 365 दिन, तो ये बीसी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? बीसी। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही करते हुए ये चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अगर मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 बीसी के आसपास थी, तो ये 2500 बीसी हो गया। क्लियर? ये बातें समझ में आई कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को एडी में नोट करते हैं और उनके जन्म के पहले की घटनाओं को बीसी में नोट करते हैं। एक टेक्निकल प्रश्न है कि बीसी जो एडी की तरफ बढ़ता है तो ये डेट घटते जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कहे कि 2500 बीसी में सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो आज सिंधु घाटी सभ्यता को कितने वर्ष हो गए? तो यहां से लेकर यहां तक कितने वर्ष हो गए? 2500 वर्ष और बीसी वाले, और यहां से लेकर यहां तक 2021। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1 2 5 4 4500 वर्ष, 4521 हो रहा है, यानी लगभग 4500 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। क्लियर हुआ? समझ में आया? एडी बीसी समझ में आ गया या नहीं आया? अभी तक आ गया होगा, मुझे विश्वास है। धन्यवाद। अगली क्लासों में हम पाषाण काल के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।